ठीक है, देखिए हम लोग पढ़ रहे थे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड होती है, यानी कि लाइट की जो स्पीड होती है वैक्यूम में, वो एक फंडामेंटल कांस्टेंट है। फंडामेंटल कांस्टेंट होने का मतलब हुआ कि वो रिलेटिव नहीं होता है। आप रेस्ट में रह के देखिए, चाहे किसी स्पीड से मूव करते हुए आप लाइट को देखिए, लाइट हमेशा आपको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही चलता हुआ दिखेगा। तो इस पर काफ़ी चर्चा हुई थी लास्ट क्लास में। आगे बढ़ते हैं। ये एक नॉन मैकेनिकल वेव है। नॉन मैकेनिकल वेव का मतलब हुआ कि इसको प्रोपगेट करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। बिना मीडियम के भी ये प्रोपगेट कर सकता है। जैसे आप बताइए, ये अगर सूरज है, कौन है, और ये अगर धरती है, तो सूरज से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आता है धरती तक, लाइट आता है धरती तक। क्या लग रहा है, बीच में कोई मीडियम है क्या? बीच में तो वैक्यूम है। तो बिना मीडियम के जो वेव प्रोपगेट कर सके वो होता है नॉन मैकेनिकल वेव। सही है। और ये इकलौता वेव है जो बिना मीडियम के प्रोपगेट करता है। बाकी अगर वेव को प्रोपगेट करने के लिए मीडियम अगर चाहिए ही, तो उसको बोला जाता है मैकेनिकल वेव। जैसे साउंड वेव है, तो आप स्पेस में जाके कितना भी लाउड स्पीकर में चिल्ला लीजिए, आपके बगल में जो खड़ा है उसको भी वो सुनाई नहीं देगा, क्योंकि कहने का मतलब है कि हवा ही नहीं है। साउंड क्या होता है? एयर के पार्टिकल्स का वाइब्रेशन ही तो ट्रेवल करता है। तो साउंड हो गया एक मैकेनिकल वेव, लेकिन लाइट हो गया एक नॉन मैकेनिकल। हालांकि अच्छा, लाइट को प्रोपगेट करने के लिए, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोपगेट करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मीडियम मिलेगा तो ऐसा नहीं है कि वो प्रोपगेट नहीं करेगा। मतलब ये मीडियम नहीं भी रहेगा तब भी प्रोपगेट कर सकता है, मीडियम रहेगा तभी प्रोपगेट कर सकता है। क्या लाइट हवा में ट्रेवल नहीं करता है? क्या लाइट पानी में ट्रेवल नहीं करता है? तो वो बात इसमें लिखा हुआ है। हाँ, लेकिन ये अलग बात है कि मीडियम के बदलते ही उसकी स्पीड बदल जाएगी। ठीक है। और किसी भी मीडियम में लाइट की जो स्पीड होती है वो होती है 1/√μ एप्सिलॉन। नहीं सॉरी, गलत हो गया। √μ कितना? एप्सिलॉन। अच्छा, हम लोगों ने तो μ0 × एप्सिलॉन ना पढ़ा था। तो μ0 × एप्सिलॉन कब यूज होगा? जब बात वैक्यूम की होगी। लेकिन किसी डिफरेंट मीडियम, मान लीजिए हवा की बात हो रही है, चाहे पानी की बात हो रही है, तो उसमें लाइट की स्पीड कितनी होगी? उसके लिए हमको यहाँ पर, अब जैसे पानी की बात हो रही है तो परमिएबिलिटी ऑफ वाटर × परमिटिविटी ऑफ वाटर हमको लिखना होगा। बोलिए। चलिए ठीक है, तो ये सब चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। कुछ और प्रॉपर्टीज देखेंगे, जिसमें एक प्रॉपर्टी ये है कि इसके पास ना एनर्जी भी होता है और मोमेंटम भी होता है। ऑब्वियसली लाइट के पास एनर्जी तो होता ही है, लाइट एनर्जी नामे से समझ में आ रहा है। सवाल है कितनी एनर्जी होती है और कितना मोमेंटम होता है। ये सवाल है। तो सुनिए, हम ना दो चीजें मान के चलते हैं लाइट के बारे में, कि लाइट एक वेव भी है और लाइट पार्टिकल भी है। हम लाइट का दोनों नेचर मान के चलते हैं कि लाइट के पास वेव नेचर भी होता है और लाइट के पास पार्टिकल नेचर भी है। यानी कि अब आपको यह भी मानना है कि अगर वो लाइट जल रहा है तो उसमें से ढेर छोटे छोटे पार्टिकल्स निकल रहे होंगे। लाइट के छोटे छोटे पार्टिकल्स को बोला जाता है फोटोन, और इनके बारे में बहुत डिटेल में चर्चा होगी मॉडर्न फिजिक्स में। ठीक है। एक फोटोन की जो एनर्जी होती है, क्या बोलो बच्चों? एनर्जी ऑफ 1 फोटोन जो होता है वो होता है h × न्यू, जिसमें h को बोला जाता है प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.626 × 10⁻34 जूल × सेकेंड। ये होता है। सही है। ये है प्लैंक्स कांस्टेंट। न्यू क्या है? न्यू ये है फ्रीक्वेंसी। अरे बोलिए, हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, तो आप फ्रीक्वेंसी को प्लैंक्स कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करिएगा तो आपको एक फोटोन की एनर्जी मिल जाएगी। चलिए एक चीज मैं आपको और बता देता हूं। कोई भी जो वेव होता है उसके ट्रेवल करने की एक स्पेसिफिक स्पीड होती है।
जैसे साउंड की भी एक स्पीड होती है, लाइट की भी स्पीड होती है, या नॉर्मल किसी धागे पे अगर आप कोई पल्स क्रिएट करते हैं तो वो पल्स भी एक स्पेसिफिक स्पीड से ही ना जाएगा। तो अगर लाइट की या सॉरी किसी भी वेव की स्पीड को हम v से डिनोट करें, उसके एक वेव के लेंथ को लैम्डा से डिनोट करें जिसको हम वेवलेंथ कहते हैं, और इसकी फ्रीक्वेंसी को अगर हम न्यू से डिनोट करें, तो बच्चों तीनों में एक रिलेशन होता है जो कि होता है v इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा। ये बहुत ही फेमस रिलेशन है वेव्स के लिए। स्पीड इज इक्वल टू होता है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को मल्टीप्लाई करिएगा तो आपको उस वेव की स्पीड मिल जाएगी। ठीक है, ये मॉडर्न फिजिक्स में प्रूव भी कर लें कहाँ से आया, फिलहाल याद रखिए। बताइए v इज इक्वल टू क्या होता है, न्यू इंटू लैम्डा होता है। तो यहाँ से बताइए न्यू इज इक्वल टू क्या होगा, v अपॉन लैम्डा होगा। लेकिन जब बात लाइट की होगी तो v की जगह c न लिखा जाएगा, क्योंकि लाइट की स्पीड को हम लोग c से दिखाते हैं। तो क्या इस न्यू की जगह पे हम c अपॉन लैम्डा लिख दें, तो बाबू ये बन जाएगा h c अपॉन लैम्डा। तो एनर्जी का ये दोनों फॉर्मूला बहुत ही फेमस है और आपको एकदम रटा हुआ होना चाहिए। अभी इस चैप्टर में तो इसका बस यही पे एक बार जिक्र है, बाकी और कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन मॉडर्न फिजिक्स में तो बहुत जगह यूज है। 100-150 बार कम से कम हम इस रिलेशन का यूज करेंगे। तो एक बार फिर से सब लोग बोलिए, लाइट जिन छोटे छोटे पार्टिकल से बनता है उनको क्या बोला जाता है? नहीं, कहाँ बोला सब लोग? फोटोन बोला जाता है। हाँ, और एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है? h इंटू न्यू या फिर h c अपॉन लैम्डा, जिसमें c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है, h प्लैंक्स कांस्टेंट है, लैम्डा वेवलेंथ है, न्यू फ्रीक्वेंसी है। सही है। चलिए, लाइट के पास मोमेंटम भी होता है। मोमेंटम होने का मतलब हुआ ना, किसी चीज के पास अगर मोमेंटम है ना तो वो तुमसे टकराएगा तो तुमको चोट लगेगा। आप समझे नहीं? मोमेंटम वाली चीज अगर आपसे टकरा जाए तो आपको चोट लग सकता है। तो फोटॉन्स के पास भी मोमेंटम होता है। अब सवाल है वो मोमेंटम कितना होता है। तो एक काम करते हैं ना, लगे हाथ तो प्रूफ कर लेते हैं। मैं चाहूँ तो डायरेक्ट भी बता सकता हूँ कि इतना होता है, लेकिन प्रूफ कर लो, आसानी से हो जाएगा। बाबू, मोमेंटम विच इज डिनोटेड बाई क्या? P। इसका फॉर्मूला होता है m इंटू v, मास इंटू वेलोसिटी। तो ये हो जाएगा m इंटू सी। मास इंटू क्या है? ये बारिश है, क्या बात है? देखिए तो मैं कह रहा हूं कि मास इंटू वेलोसिटी। बोलो, मास इंटू क्या? लेकिन लाइट है तो उसकी वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं c से। सही है। तो अब मास क्या है, c क्या है, कैसे किया जाए? तो सुनो, आइंस्टीन का एक बहुत और फेमस इक्वेशन है, E बराबर क्या? बोलो ना, E बराबर ये क्या बात है। हाँ, E बराबर, बोलो बोलो, E बराबर कहाँ लिखा है? अच्छा, यहाँ लिखा हुआ है, देखिए तो E बराबर mc स्क्वायर। और अभी अभी हमने देखा कि एनर्जी जो होता है वो hc अपॉन लैम्डा होता है। तो अगर इसकी जगह पे हम hc अपॉन क्या रख दें, और ये mc स्क्वायर, c से c कट गया, m इंटू सी किसके बराबर होगा? h अपॉन लैम्डा के बराबर। अगर आप समझ रहे हैं, यानी बस इसमें से हम क्या करें, c खाली हटा लें, तो ये h अपॉन लैम्डा जो है वो मोमेंटम ऑफ द फोटोन होता है। डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में ये सब और डिटेल में पढ़ना है। यहाँ बस थोड़ा मैंने जन्म हो रहा है ना, यहाँ जन्म हो रहा है, बाकी करियर इसका आगे चल के बनेगा। ठीक है, तो h अपॉन लैम्डा आप याद रख सकते हैं। क्लियर है? अब सुनिए, चूंकि फोटॉन्स के पास मोमेंटम होता है, तो अगर आपकी बॉडी से टकराएगा तो उसके मोमेंटम में चेंज भी होगा। पहले कुछ मोमेंटम था, टकराते ही उसका मोमेंटम 0 हो जाएगा, और जब भी मोमेंटम में चेंज होगा तो वहां फोर्स आएगा। क्योंकि मोमेंटम को चेंज कौन कर सकता है? फोर्स। फोर्स का डेफिनेशन ही होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम।
इसका मतलब हुआ कि जब भी फोटॉन्स आपकी बॉडी से टकराएंगी तो वो फोर्स एक्सर्ट करेंगी, और अगर आपके बॉडी के एरिया से हम उसको डिवाइड कर देंगे, इसका मतलब हुआ कि वो आपकी बॉडी पे प्रेशर भी अप्लाई करेंगे। इस प्रेशर को हम रेडिएशन प्रेशर कहते हैं। पहले इस पर भी न्यूमेरिकल्स वगैरह हुआ करती थी, अब वो सब सिलेबस से हट गया है। तो बस इतना समझिए कि ड्यू टू मोमेंटम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन एक्सर्ट फोर्स एंड अप्लाई ना होना चाहिए, ठीक है, तो कर लेना अप्लाई प्रेशर। ये क्या है ये? अप्लाई प्रेशर, एक्सर्ट प्रेशर, अप्लाई प्रेशर कॉल्ड कौन सा प्रेशर? कॉल्ड रेडिएशन प्रेशर। ऐसा मैंने रेडिएशन जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा उसको हम रेडिएशन प्रेशर ही ना बोलेंगे। चलिए ठीक, बढ़िया चल रहे हैं आप। राइट डाउन 2 प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या क्या प्रॉपर्टी आप बताएंगे? पहला बता दीजिएगा कि ये एक ट्रांसवर्स वेव होता है, और रीजन भी बता दीजिएगा। इसलिए ट्रांसवर्स वेव होता है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन वेव के प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर होता है। दूसरा क्या बताना चाहेंगे? ये एक नॉन मैकेनिकल वेव है, इसको प्रोपगेट करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। हालांकि मीडियम में भी ये ट्रेवल कर सकता है, और मीडियम में जो इसकी स्पीड होगी 1/√। तीसरा पूछेगा, हाँ मैंने म्यू इंटू एप्सिलॉन, वो मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया था। क्या तुम्हारे पास कितना बात रहता है भाई? बदतमीजी नहीं करिए। क्या जी हैं? क्या? चलो छोड़ो, इधर देखो, मैं कह रहा हूं, अरे मैं क्या कह रहा था यार। हाँ, तीसरा कोई पूछेगा तो बता देंगे कि इसके पास एनर्जी और मोमेंटम भी होता है। एनर्जी इतना होता है, मोमेंटम इतना, सब बता देंगे हम ना। तो दुए को पूछा है, बता देंगे हमको, एकदम भर पेट 2 नंबर मिल जाएगा। डू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम? यस, हो गया। डिपिक्ट द प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेटिंग अलोंग एक्स एक्सिस। तो फोटोआ बनाने को कह रहा है, तो याद है हम लोग कल नहीं बना लिए थे। तो क्या करेंगे कि वेव का प्रोपोगेशन हम एक्स में दिखाएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन वाई में। अब बच्चों मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन कहाँ? जेड में दिखा देंगे इस टाइप से। अरे बोलो ना। और थोड़ा ये सब दिखा देंगे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना जी, ये सब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सब है इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये सब है क्या बच्चों? मैग्नेटिक। ये सब मैग्नेटिक फील्ड। आप नहीं समझ रहे हैं क्या? ऐसा बता देंगे हम लोग। अगला कहता है राइट द एक्सप्रेशन फॉर इट्स ऑसिलेशन, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। याद है? ई बराबर, अरे ई बराबर ई नॉट बहुत तुम्हारा एमसी का स्क्वायर हो रहा है। ये ई बराबर, अरे यार अब हर जगह वही थोड़े, वो ई एनर्जी है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड। यार हर जगह सब चीज थोड़े आता है। ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस, क्या याद आया? और बी बराबर क्या हो जाएगा? बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस। अब मैंने ये भी बता देंगे कि ओमेगा 2 पाई न्यू होता है, चाहे के जो होता है वो 2 पाई/लैम्डा होता है, लेकिन इक्वेशन ही लिखने को बोला है तो इतना काफी है। 3 नंबर का सवाल है तो 2 चीज तो इधर हो गया। हाँ, राइट, देख लीजिए हैं, ये अत्याचार देख लीजिए। कहाँ बिहार बोर्ड हमको 2 कैरेक्टरिस्टिक पूछ के 2 नंबर, ये 3 कैरेक्टरिस्टिक पूछ के 1 नंबर दे रहा है। ढेर नहीं तो बाबू, ये तो 2 यो तो है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 गो। चलो ठीक है, आ गया। 3 नंबर इधर मिलेगा। 3 कैरेक्टरिस्टिक बता देंगे, वो ट्रांसवर्स वाला बता देंगे, मैकेनिकल वाला बता देंगे, अब बता देंगे इसके पास मोमेंटम और एनर्जी होता है, सब बता देंगे, हो जाएगा, मिल जाएगा।
राइट द एक्सप्रेशन फॉर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन मीडियम ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इतना एंड मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इतना। रे बाबू, तो स्पीड ऑफ लाइट का एक्सप्रेशन लिखना है म्यू और एप्सिलॉन के टर्म में, तो 1/√μ इंटू एप्सिलॉन नहीं हो जाएगा। कह रहा है अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल्स इन वैक्यूम अलोंग एक्स एक्सिस, व्हाट कैन यू से अबाउट द डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स। वेव का प्रोपगेशन हो रहा है, तो तुम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को ऑसिलेशन के बारे में क्या कह सकते हो? हम यही कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन होगा, ऑसिलेशन होगा वाई में, तो मैग्नेटिक फील्ड का होगा, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए, बस यही बात कह सकते हैं हम लोग। 1 नंबर का सवाल है तो मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, ये देखिए कह रहा है हाउ डज अ चार्ज क्यू ऑक्सिलेटिंग एट अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है चार्ज, कैसे मैग्नेटिक फील्ड कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करेगा। तो बता देंगे कि अगर कोई चार्ज ऑसिलेट कर रहा है, इसका मतलब हुआ कि उसके पास एक्सेलरेशन है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की थियरी कहती है कि एक्सेलरेटेड चार्जेस प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इसीलिए ऑसिलेटिंग चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करेगा। ताम झाम बतिया देंगे। कह रहा है स्केच दी schematic diagram depicting electric and magnetic fields for an electromagnetic wave propagating along, डाल दिया ट्विस्ट। कह रहा है एक्स की तरफ नहीं जा रहा है, किधर जा रहा है, जेड की तरफ जा रहा है। तो सुनिएगा 1 मिनट, तब हम कुछ नहीं करेंगे, हम लोग अपने होशियार हैं। इधर बनाएंगे तो हम वही 3 को, बस जिधर एक्स था उधर। लेकिन 1 मिनट और, किसी को वाई किसी को जेड मत आप ये जरूर कंफर्म कर लीजिएगा कि एक्स को वाई की तरफ घुमाने पर आपको जेड मिल रहा है कि नहीं। तो मुझको ऐसा लग रहा है कि एक्स हमको ऊपर लेना चाहिए, वाई ये लेना, तब ना एक्स को वाई की तरफ घुमाओगे तो जेड मिलेगा। हाँ, अब सही रहोगे तुम। तो ठीक है, अब हम एकदम वैसा ही बना देंगे जैसा हमने किया था। हम क्या करेंगे, इधर अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बना देंगे और इधर क्या बना देंगे, हम ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बना देंगे, ठीक है। और याद है ना ऐसा तीर जो लगाते थे, लगा देंगे, हो जाएगा। अच्छा, अगर हमसे इक्वेशन पूछा होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन हम क्या लिखते, E0 sin ओमेगा टी माइनस के जेड। समझे क्या, बस हो गया। B बराबर B0 sin ओमेगा टी माइनस के जेड, ऐसा बता देंगे, ठीक है। तो ये ज्यादा, ये 2 नंबर का होगा सवाल, मिल जाएगा। अगला क्या कहता है, ड्रॉ दी लीनियरली पोलराइज। देखिए ये प्लेन, सुनिए ना, पिछले में तुम पढ़ रहे होगे प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, चाहे यहाँ लीनियर, ये सब पर अभी ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा, बस आप समझिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की ये बात कर रहे हैं, ठीक है। वो सब क्या है, वो सब हम लोग पोलराइजेशन पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बस ड्रॉ करना है जो किधर जा रहा है, जेड एक्सिस में, अ डायरेक्शन ऑफ द ऑसिलेटिंग, हो गया ना। अरे यही ना पूछ रहा है, कह रहा है राइट द रिलेशन, इक्वेशन कहाँ है, राइट द रिलेशन बिटवीन स्पीड ऑफ लाइट एंड एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E0, एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B0। तो C का B और E के साथ क्या रिलेशन होता है, E/B होता है, तो बस E0 और B0 होगा, क्योंकि जिस समय इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा उस समय मैग्नेटिक फील्ड भी तो मैक्सिमम होगा। ये समझ में आता है ये सब, चलो बढ़िया है। और अगला कहता है कि फॉर द स्पीड ऑफ लाइट इन टर्म्स ऑफ, ओ मैंने कह रहा है एक बार स्पीड ऑफ लाइट को E और B के टर्म में बताइए, और एक बार स्पीड ऑफ लाइट को आप μ0 और ε0 के टर्म में बताइए। देखिए हो गया, चलिए ठीक है। सो ना, हाँ 3 नंबर का तो होना ही चाहिए, 3 बात पूछ रहा है। कह रहा है हाउ आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस किया जाता है बाई एक्सेलरेटेड, और ब्रैकेट में डालिएगा ऑसिलेटेड। एक्सेलरेटेड जरूरी है, ऑसिलेशन तो एक तरीका हो गया बस, बाकी हम एक्सेलरेट तो सीधा भी करा सकते हैं, जरूरी है, ठीक है। तो वो चीज बोल दीजिएगा। फिर ड्रॉ द स्केच ऑफ एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, डिपिक्ट करना है आपको, हो जाएगा, फोटो बना देना है बस वाला। चलिए ठीक है। फॉर अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेटिंग अलोंग, हो गया जेड एक्सिस। ना यहाँ पर वो फोटो बनाने को नहीं कह रहा है, यहाँ कह रहा है राइट द 2 पेयर्स ऑफ एक्सप्रेशन। वो 2 को जो एक्सप्रेशन इसके लिए आता है वो लिखना है। ये नहीं बता रहा है कि इलेक्ट्रिक, नहीं शायद बता दिया, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक। अरे तो इसी का ना रिलेशन आता है, तो बता देंगे E बराबर
ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के जेड, अब बी बराबर बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के जेड। बस हो गया। क्या है ये सब में, क्या बोल रहे हो? ये हम लोग के लेवल का है ये, तुमको नहीं लग रहा है चैप्टर आई गेट है? क्या है? हाउ आर द पीक वैल्यूज ऑफ दिस ऑसिलेटिंग रिलेट ईच अदर। कह रहा है कि जो तुम लिखोगे इक्वेशन ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के जेड, अब बी बराबर बी नॉट, ठीक है, साइन ओमेगा टी माइनस के जेड। तो ये पीक वैल्यूज आपस में कैसे रिलेटेड है ये पूछ रहा है, तो हम नहीं बता देंगे, बता देंगे सी बराबर ई नॉट बाई कितना होता है, बी नॉट होता है। बोलो जल्दी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम सुनिए। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती है ना, उनका रेंज बहुत बड़ा है। क्या है? क्या? हाँ। तुम लोग जो है ना, तुम लोगों को ठीक है, मैं क्या, हाँ, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं, सुनिए इधर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हमने कई कैटेगरीज में बांटा है अकॉर्डिंग देयर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। मतलब वेवलेंथ के बढ़ते क्रम में चाहे फ्रीक्वेंसी के बढ़ते क्रम में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कैटेगरी वाइज बांटा है। जो शुरू होता है गामा रे से, खत्म होता है रेडियो वेव। सही है? सबसे पहले गामा रे, उसके बाद अल्ट्रावायलेट विजिबल इन्वायरमेंट, ऐसा करके आता है। इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब सुनिए, ये जो सीक्वेंस लिखा हुआ है ये बढ़ते क्रम ऑफ वेवलेंथ में लिखा हुआ है। यानी मैं पूछूं कि सबसे छोटा वेवलेंथ किसका होता है? गामा रे। और सबसे बड़ा होता है रेडियो वेव का होता है। अच्छा, एक और बात है, सुनिए। हम जानते हैं कि C इज इक्वल टू होता है न्यू इंटू लैम्डा। देखिए, आप भूल गए। अरे, स्पीड ऑफ वेव जो होता है वो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को बोलोगे तब ना याद होगा तुमको। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को मल्टीप्लाई करने पर मिलता है कि नहीं? तो आप बताइए कि यहां से लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा? C बाई न्यू, रुझे सॉरी, न्यू इज इक्वल टू क्या होगा? C अपन। इसका मतलब हुआ कि लैम्डा अगर बढ़ेगा तो न्यू घटेगा। इसका मतलब हुआ कि हम इधर जा रहे हैं तो लैम्डा बढ़ रहा है लेकिन फ्रीक्वेंसी तो कम होगी। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका होता है? गामा रे का होता है। सबसे कम फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव का होता है। सही है? अच्छा, एक और बात सुनिए। आप जब सुन ही रहे हैं तो सब सुनिए। E बराबर H इंटू न्यू या फिर HC अपॉन एनर्जी है ये। तुम बताओ, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा होगा तो एनर्जी भी बढ़ रहा होगा। इसका मतलब हुआ इधर जाते हुए फ्रीक्वेंसी कम हो रहा है तो एनर्जी भी कम होगा। अच्छा, हम वेवलेंथ के टर्म में भी ये चीज देख सकते हैं। इधर जाते हुए वेवलेंथ बढ़ रहा है तो एनर्जी कम होगा। यानी इशारा इसी बात की तरफ है कि आगे जाइएगा वेव्स की एनर्जी लगातार कम होती जाएगी। अरे बोलिए ना। हाँ, तो सबसे ज्यादा एनर्जेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है गामा रे। पता ही कहां पैदा होता है? जहां न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं। जब जापान के हिरोशिमा और जब न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया गया ना, वहां पैदा हुआ था ये गामा रे।
कहाँ पैदा हुआ है? नहीं नहीं, पैदा तो हर स्टार्स जो होती है ना, उनमें उनमें होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है लगातार। स्टार, ए चुप, हमारा जो स्टार सन है उसकी एनर्जी का सोर्स क्या है? न्यूक्लियर फ्यूजन है, तो वहां से भी गामा रे निकलता है। तो ये बहुत हाई एनर्जी वाली रेज होती हैं, इनका हल्का सा एक्सपोजर आपको खत्म कर सकता है। आप समझ रहे हैं? बहुत खतरनाक हो गया। उससे थोड़ा कम एनर्जेटिक होता है, थोड़ा ही नहीं, अच्छा खासा, एक्सरे। और इसका नाम तो हमने सुना ही है। हड्डी टूटता है तो क्या याद आता है? एक्सरे की याद आती है। तो उसमें होता बस ये है कि हमको एक जगह खड़ा करके, पीछे एक फोटोग्राफिक प्लेट होता है, और बहुत ही कम समय के लिए 0.00001 सेकंड के लिए एक्सरे पास कराया जाता है। अगर एक्सरे 2-4-5 सेकंड के लिए पास करा दिया गया, तुम पास कर जाओगे। वो भी बहुत खतरनाक होता है। हाँ, तो वो बहुत एकदम खटक से आएगा, पास कर जाएगा। तो एक्सरे की पेनेट्रेटिंग पावर जो होती है वो ज़्यादा होती है, तो वो आपकी बॉडी को छेद करके निकल जाता है, लेकिन मांस वगैरह को तो छेद करके निकल जाएगा, हड्डी जहाँ रहेगा उसको पार नहीं कर पाएगा। इसीलिए हड्डी का पीछे में इमेज बनता है। वो जो दिखता है तुमको सफ़ेद सफ़ेद सा, एक्चुअली वो इमेज है। किसका? इमेज कहना ठीक नहीं रहेगा, शैडो है, शैडो। हाँ, आपकी हड्डी का शैडो है। आप समझ रहे हैं? हाँ, तो ये थोड़ा कम खतरनाक होता है उसके रेस्पेक्ट में, ठीक है। उससे थोड़ा कम खतरनाक होता है अल्ट्रा वायलेट। अरे बोलिए, कम खतरनाक का मतलब उससे थोड़ा कम एनर्जी होता है इसके पास, लेकिन फिर भी आप जानते हैं कि अल्ट्रा वायलेट हमारे लिए, अब ऐसा नहीं है कि 2-4-5 सेकंड अल्ट्रा वायलेट पड़ जाएगा तो कोई दिक्कत हो जाएगा, लेकिन अगर लगातार अल्ट्रा वायलेट के एक्सपोजर में आप रहने लगे, किसी ऐसी जगह आप रहने लगे जहाँ धूप में ज़्यादा अल्ट्रा वायलेट अगर है, मान लीजिए 2 महीना 3 महीना अगर आप वहाँ रह गए, तो फिर आपको स्किन डिजीजेस शुरू हो जाएंगी, और ये इतना भी हो सकता है कि आपको कैंसर तक हो सकता है। तो इसीलिए अल्ट्रा वायलेट से हमको कौन बचाता है? ओजोन लेयर, उसका सुरक्षित रहना जरूरी है। सही है। चलिए, उसके बाद आता है हमारा प्यारा विजिबल, और यही वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी वजह से हम दुनिया के नज़ारे देख पाते हैं। यही वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिनको हमारी आंखें नहीं देख क्या पाती हैं यार। आंखों के इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के, आंखों के इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के सेंस करने की घटना को देखना कहा जाता है। अरे बोलिए ना, बाकी हम इधर की चीजें नहीं देख पाते हैं, हम इसके बाद की चीजें भी नहीं देख पाएंगे। हमको दिखता बस कौन है? विजिबल है। अब जैसे सांप उप जो है ना, तो वो इंफ्रारेड भी देख लेता है, हमको इंफ्रारेड नहीं दिखता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये जो मोबाइल नहीं, सॉरी, ये रिमोट है। आपको पता है यहाँ एक एलईडी लगा हुआ है? आपको पता है इसमें से कौन सा रे निकलता है? देखिए मैंने दबाया है, देखिए ये मैंने दबाया है, कुछ जलता हुआ दिख रहा है इसमें, लेकिन वही आप मोबाइल का कैमरा लेके देखिएगा, जलता हुआ दिखेगा। क्योंकि मोबाइल का कैमरे के पास जो सेंसर है वो इंफ्रारेड को सेंस कर सकता है, हमारी आंखें सेंस नहीं कर पाए। ऐसा थोड़े ये दबा रहा हूँ, कुछ नहीं चल रहा है तो काम नहीं करे, देखिए वो काम कर गया, देखिए देखिए, फिर से काम करा दूं? चलिए ठीक है, ये देखिए फिर से काम करेगा। सही है, चलिए ठीक है। तो सुनिएगा, इससे थोड़ी कम एनर्जेटिक होती हैं इंफ्रारेड। नहीं, हम सबके बारे में अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, अभी तो मैं बस नाम बता रहा हूँ क्या है नाम, थोड़ा थोड़ा सबके बारे में पढ़ना है। हाँ, उसके बाद इंफ्रारेड। उससे कम एनर्जेटिक होता है माइक्रोवेव। तो माइक्रोवेव ओवन होता है ना, उसमें यूज होता है, चाहे माइक्रोवेव का यूज रडार सिस्टम में भी होता है, तो थोड़ा कम है। सबसे कम एनर्जी वाला वेव, और यही वो वेव है जो कम्युनिकेशन सिस्टम में यूज होता है। टेलीविजन की ब्रॉडकास्टिंग हो गई, छतरी नहीं होता है, तो वो यही रेडियो वेव रिसीव करता है। मोबाइल से कम्युनिकेशन हो गया, चाहे अभी अभी ये बताइए, वहाँ के जो भी एम्पलीफायर रिसीवर है उसके साथ वायरलेसली ना जुड़ा हुआ है, इसमें से रेडियो वेव ही निकल के अभी उसमें जा रहा है, देख रहे हो? खड़े खड़े एग्जाम्पल दे दी। हाँ, क्या बोल रहे हो? क्या आप तुम लोग बोलते रहता है बीच बीच में?
नहीं हम पढ़ाते हैं, कुछ समझ में आता है तुम्हें? अच्छा आ जाता है, ठीक है। तो रेडियो, तो सबसे कम एनर्जेटिक कौन होता है? यानी देखा जाए तो जितना हल्ला मचाया जाता है ये हमारे लिए उतना भी खतरनाक नहीं है। आप समझ रहे हैं? अगर ये थोड़ा भी खतरनाक हो जाएगा ना, तो जितनी रेडियो वेव्स अभी हमारे आसपास से गुजर रही हैं, समझिए ना कि अगर अगर अभी 1 लाख आदमी बेतिया में मोबाइल यूज कर रहा होगा तो 1 लाख लोगों के मोबाइल में भी रेडियो वेव जा रहा होगा। हो सकता है वो आपसे होके गुजर के जा रहा हो। अरे बोलो ना। तो ये उतना भी खतरनाक नहीं होता है। हाँ, हालांकि एक लिमिट होता है, उससे ज़्यादा इंटेंसिटी किसी भी चीज़ की खतरनाक तो खैर होगी ही। हाँ ठीक है, तो ये चीज़ है। अब विजिबल जो होता है, विजिबल जो हमको दिखता है, वो कहाँ से शुरू होता है? वॉयलेट से शुरू होता है, रेड तक जाता है। क्या बोलते हो? और वैसे भी देखो ना, इधर क्या है, अल्ट्रा वॉयलेट है और इधर इंफ्रारेड है। तो यही से हमको हिंट मिल जा रहा है कि ये जो विजिबल होगा वो वॉयलेट से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा? और रेड तक जाएगा। और बाकी बीच में और क्या क्या होता है? इंडिगो होता है, ब्लू होता है, ग्रीन होता है, येलो होता है, ऑरेंज होता है, रेड होता है। और ये सब एक दूसरे में फ्यूज्ड होती हैं। ऐसा नहीं है कि वॉयलेट तो एक के बार खटाक से इंडिगो हो गया, नहीं नहीं। वो धीरे धीरे कब वॉयलेट कब इंडिगो में बदल गया पता ही नहीं चलेगा ना। इंडिगो कब धीरे से ग्रीन में ब्लू में बदल गया, ब्लू कब ऐसे होता है? क्या बोल रहे हो? क्या ग्रीन येलो ऑरेंज रेड? तो इसमें क्या बताना चाह रहे? अच्छा मतलब ऐसे ही बोल रहे थे। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात। तो ऐसा हो जाएगा। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि वॉयलेट से लेकर रेड तक में सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी? पागल रे, उधर से हम लोग आ रहे हैं तो उधर से आ रहे हैं तो एनर्जी कम ही ना होगा। दिमाग खराब है। किसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी? बोलो। वॉयलेट। सबसे कम एनर्जी वाला विजिबल लाइट रेड होता है। बोलो। अब सुनो ध्यान से। क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं बोल रहे हो। एक मिनट कुछ तो गड़बड़ है, हैं? नहीं ठीक है, कोई बात नहीं है। हाँ सुनिए, क्या कह रहा था मैं? वॉयलेट से लेके रेड तक में सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास होगा? सबसे कम होगा रेड के पास। ऐसा समझिए ना कि जैसे मान लीजिए कोयला जलता है, कोयला इतना कोयला जलाए हम, इतना है, किस कलर का जलता है? शुरू में रेड कलर का ढेर होता है तो येलो होगा। आप समझ रहे? मतलब वो इधर ना रहता है। लेकिन आपका जो गैस जलता है, गैस वो किस कलर का होता है? ब्लू कलर का होता है, वॉयलेट टाइप का होता है। कौन तुमको ज्यादा एनर्जी देता है? इतना कोयला जलाएंगे वो कि वो गैस? इतना कोयला पर भात बनाओ, सवेरे चढ़ाओगे शाम तक नहीं बनेगा। लेकिन इतने ही से बर्नर में ना, इतने ही से बर्नर से ना गैस वो भी निकलता है, वो 5 मिनट में चावल बना देगा। तो ज्यादा एनर्जी कौन से वाले लाइट के पास है? वो ब्लू वाले के पास है। आप समझ रहे हैं? हाँ ऐसा समझिए, चाहे ऐसा ही समझिए ना। सूरज सबसे कम एनर्जेटिक हमको कब लगता है? सुबह में या चाहे शाम में। किस कलर का दिखता है? रेड के पास सबसे कम एनर्जी। ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं। बोलिए जल्दी। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़े क्या हम लोग? आगे बढ़ते हैं। अब सुनिएगा, ये है क्या है? गामा रे से लेके रेडियो वेव तक फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रेंज है कि कहाँ से कहाँ तक के वेवलेंथ को हम लोग रेडियो वेव बोलेंगे, कहाँ से कहाँ तक को एक्सरे बोलेंगे, ये सब बोलेंगे, ठीक है। और कमाल की बात यह है कि आपको ये याद भी करना पड़ेगा। बिहार बोर्ड नहीं, ये पूछता है सीबीआई। एकदम वो पता क्या बोलेगा? वो बोलेगा बताओ, जो 1 मिलीमीटर से 0.1 मीटर तक के रेंज का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, उसको नहीं पूछेगा कि बोलेगा उसको पैदा कैसे करते हैं और उसका 2 यूज बताओ, ये पूछेगा। अरे तो पढ़ेंगे हम लोग, टेंशन मत लो। तो पहले तुमको पता होना चाहिए ना कि है कौन, तब ना पता चलेगा कहाँ पैदा हुआ है ये। अरे बोलो।
चाहे क्या इसका यूज है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। क्या बोलते हो? तो बताओ, गामा रे का वेवलेंथ 10⁻³ नैनोमीटर से भी छोटा होता है। छोटा होता है रे। अच्छा, ये नैनो का मतलब अपने 10⁻⁻⁹ है, और 10⁻³ बन जाएगा 10⁻⁻⁻⁶ बन जाएगा। 10⁻⁻12 ना होगा। तो लैम्डा इसका 10⁻⁻12 मीटर से भी छोटा होता है, 1 पिकोमीटर से भी छोटा होता है। ऐसा बात। एक्चुअली ना हम लोग नैनोमीटर के टर्म में ही याद कर रहे हैं, नहीं देख रहे हो? तो थोड़ा आसान रहेगा। यहाँ तक, उसके बाद तो मिलीमीटर सेंटीमीटर में आने लगे। ठीक है, तो बताइए 10⁻³ नैनोमीटर से छोटे वाले को क्या बोला जाएगा? गामा रे। अब 10⁻³ से 1 नैनोमीटर तक, देखिए कोई बहुत भारी काम नहीं है ये। 1 नैनोमीटर तक को एक्स-रे। अब उसके आगे वाला याद करना बड़ा आसान होगा। अब 1 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर, क्योंकि लाइट का हमको याद रहता है 400 नैनोमीटर से 700, तो 1 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर तक तो अल्ट्रावायलेट। तब ना 400 से 700 विजिबल होगा, और फिर 700 से आगे बढ़ना है, तो 700 से 1 मिलीमीटर। अब ये नैनो अचानक से बदल गया किस में? मिली में। 1 मिलीमीटर। अब 1 मिलीमीटर तो ऐसी चीज हो गई कि जिसको हम महसूस भी कर सकते हैं। तक किसका होता है? इंफ्रारेड का। माइक्रोवेव का 1 मिलीमीटर से लेके 10 सेंटीमीटर तक। एक्चुअली ये 10 सेंटीमीटर है। ये क्या है बोलो? माइक्रोवेव ओवन में जो माइक्रोवेव यूज होता है, उसका जो वेवलेंथ होता है वो 1 मिलीमीटर से लेके 10 सेंटीमीटर तक का हो सकता है। नहीं ना समझे? अब बाबू रे, 10 सेंटीमीटर से लेके फ्यू किलोमीटर्स तक होता है ये रेडियो वेव का वेवलेंथ। रेडियो वेव का एक गो वेव 1-2 किलोमीटर लंबा होता है, एक ही वेव। आप समझ रहे हैं? ये है रेडियो वेव। सही है? तो आप कितना भी आज रट लीजिए, कल तो भुलाइए जाइएगा। तो एग्जाम में जाने से पहले एकदम फुर्सत में हम इसको रट के जाएंगे एकदम। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से सीबीएसई कुछ पूछेगा ढंग का, तो यही पूछेगा। हाँ, सही है। अब रही बात फ्रीक्वेंसी का, तो ये तो फिर भी थोड़ा हमको ठीक लग रहा था, ये तो और बर्बाद करने पर तुला हुआ है। मैं तो कहता हूं कि रुको 1 मिनट का, आप फ्रीक्वेंसी याद करोगे? अरे तुम तो वो याद कर लो कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है c/λ। समझे ही नहीं तुम? अरे स्पीड इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा नहीं होता है? तो लैम्डावा याद है, तो उसको c से डिवाइड कर देना। c का मतलब 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई जो भी पूछेगा। जैसे अब माइक्रोवेव का पूछेगा तो क्या कर लेंगे? नीचे में 1 मिलीमीटर डाल देंगे, 10 सेंटीमीटर डाल देंगे, फिर रेंज अपने से निकाल लेंगे। अरे थोड़ा 1 मिनट मेहनत है ना करना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं? देखिए होशियार आदमी कभी भी ना रटने का सब्स्टिट्यूट ढूंढता है कि हम क्या करें कि हम कोई चीज रटना ना पड़े। आप समझ रहे हैं? तो रटने के फिराक में ज्यादा मत रहिएगा। तो ये और ये सब एनर्जी है, तो एनर्जी नहीं, ये याद करने की जरूरत नहीं। और अगर पूछेगा भी तो एनर्जी होता क्या है? hc/λ। नहीं समझे? चाहे h × न्यू, ऐसा कर लेंगे हम। आगे बढ़े। अरे हाँ तो बोलिए भाई। कह रहा है जनरली रेडियो वेव एंड क्या माइक्रोवेव, मतलब ये दोनों वेव्स जो है ना, इनका अगर पता बताना हो किसी को तो जनरली इनका फ्रीक्वेंसी बताया जाता है। मैंने जनरली ये अपनी किस प्रॉपर्टी की वजह से ज्यादा फेमस है? अपनी फ्रीक्वेंसी की वजह से। जैसे रेडियो वेव का यूज होता है कम्युनिकेशन सिस्टम में। अब एफएम वगैरह सुना होगा आपने। हमारे खैर हमारे यहाँ तो उतना एफएम प्रचलित नहीं है। आप बाहर बड़े सिटीज में जाइएगा तो कई सारी एफएम चैनल्स होती हैं। जैसे रेडियो मिर्ची होता है, तो कहता है रेडियो मिर्ची 98.3, ऐसा बोलता है। बाबू ये 98.3 मेगाहर्ट्ज होता है, बोलता भी है रेडियो मिर्ची 98.3 मेगाहर्ट्ज। तो यानी रेडियो मिर्ची अपना पता बता रहा है किस फॉर्म में? फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में। वो कह रहा है कि हमसे मिलना है तो इस फ्रीक्वेंसी पर आ जाना। हाँ तो ठीक है। इंफ्रारेड और विजिबल जो होता है जनरली इनका पता इनके वेवलेंथ से बताया जाता है।
जैसे लाइट का कोई पूछेगा कुछ बताओ तो तुम वेवलेंथ में ना बताते हो, फ्रीक्वेंसी तो हमको तुमको लग रहा है अभी याद नहीं होगा। अब देख लोगे तो वो अलग बात है, लेकिन फ्रीक्वेंसी तुमको पता था 4.3 इतना इतना होता है, नहीं पता। अरे बोलिए ना, अरे किसी का कुछ फेमस होता है ना, है? हाँ तो मन इन दोनों का फ्रीक्वेंसी फेमस है, इन दोनों का। अब बाकी जो बच गए उन लोगों की एनर्जी फेमस है, क्योंकि वो इतने ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं ना कि उनकी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ कर। हाँ वो बात सही होगी, समझ गए क्या? ठीक है। वेवलेंथ नहीं नहीं ऐसे में नहीं, वेवलेंथ जो होता है वो दो क्रेस्ट या दो ट्रफ्स के बीच का सेपरेशन होता है। तो हम इसको वेवलेंथ बोल सकते हैं, चाहे इसको वेवलेंथ बोल सकते हैं, चाहे हम भाई मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से भी तो बोल सकते हैं। तो ये क्या होता है, एक वेव की लंबाई होती है, दो क्रेस्ट या दो ट्रफ्स के बीच का सेपरेशन होता है। फ्रीक्वेंसी तो एक सेकंड में जितना वेव पैदा कर दिए वो इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। तो कह रहा है कि नंबर ऑफ क्रेस्ट ऐसा होना चाहिए, क्रेस्ट्स दैट पास थ्रू होना चाहिए अ गिवन पॉइंट विद इन कितना 1 सेकेंड। मैंने कहने का मतलब है कि एक सेकंड में किसी पॉइंट से जितना क्रेस्ट पास कर जाए, का मतलब जितना वेव पास कर जाए उसको फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। तो एक सेकंड में कितना वेव पास करेगा, उतना ही वेव ना पास करेगा जितना वेव एक सेकंड में बनेगा, तो होगा फ्रीक्वेंसी। और उसके बाद कह रहा है क्या, एनर्जी। ऐसा यूनिट फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज नहीं होता है, हर्ट्ज का मतलब 1/सेकंड होता है, क्योंकि आप जानते हैं फ्रीक्वेंसी 1/टाइम पीरियड होता है। बोलिए, एनर्जी जो होता है, तो एनर्जी को हम लोग जनरली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिखाते हैं। आप देखिए ना, वो सारा एनर्जी जो था इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखा होगा, देख रहे हो 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहे वो सब। तो और ये मैंने तुमको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बताया है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। इवन हम लोगों ने इसको प्रूव भी किया था। बोलिए ना, चलिए ठीक है, तो फिर अब हम लोग कल मिलते हैं।